तो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपना मैकेनिज्म ऑफ मसल एक्शन। और मैकेनिज्म ऑफ मसल एक्शन इज ए इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट टू अंडरस्टैंड द लोकोमोशन। लोकोमोशन को समझने के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मसल्स के सारे टाइप पढ़ने के बाद अपन वापस स्केलेटन मसल की मैकेनिज्म के ऊपर आए हैं कि वो कैसे एक्शन करती है और उसकी एक्शन प्रोसेस क्या है। तो वी आर टेकिंग द टॉपिक mechanism of muscle action। ठीक है, तो देखिए मसल्स का जो एक्शन है स्केलेटल मसल्स का, चूंकि वो कैसी हैं, वॉलेंट्री प्रकार की हैं, अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम का उनके ऊपर कंट्रोल है, अर्थात ब्रेन से मैसेज जा रहा है। जैसे मेरे को ये हाथ मोड़ना है तो ये मैसेज ब्रेन के पास है। अब ये ब्रेन से ये मोटर न्यूरॉन्स की सहायता से किसको जाएगा, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स को, हाथ की जो है। तो वो सबसे पहले जो पर्टिकुलर रिएक्शन होगी या प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा कि जो इम्पल्स है या जो मैसेज है वो न्यूरॉन से, मोटर न्यूरॉन से किसको पास होगा, मसल फाइबर को, यानी कि मसल सेल को। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको अपन कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, देखिए ये जैसे मसल फाइबर की आउटर मेम्ब्रेन है मसल सेल की, जिसको आप क्या बोलते हो, सार्कोलेमा। ठीक है, अंदर मसल फाइबर का या मसल सेल का प्रोटोप्लाज्म है। उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्लियर न्यूक्लियस होगा, प्लस अच्छी संख्या में माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे क्या है, मायोफाइब्रिल यानी कि मसल फाइब्रिल। और मसल फाइब्रिल जो है उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड, जो अपन पढ़ के आ चुके हैं, ये हैं इसके अंदर। ये जैसे डार्क बैंड, ठीक है, इनके बीच में कौन से बैंड होंगे, लाइट बैंड, डार्क बैंड जो हैं उन पे मायोसिन फिलामेंट के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। और जो लाइट बैंड है वो एक्टिन फिलामेंट्स के द्वारा। ये एक्टिन फिलामेंट्स, ये स्ट्रक्चर अपन पहले बना चुके हैं। ठीक है ना, सार्कोमियर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, मोटर न्यूरॉन। ये एक्सोन, यहां पे ये माइलिन शीथ है,
और ये वो पार्ट है जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है, नॉन माइलेटेड पार्ट है ये, ठीक है। ये जो आगे की ओर एक्सोन टिनी ब्रांचेज के अंदर डिवाइड हो रहा है, ये जो हिस्सा है इसको अपन यूं कह सकते हैं एंड प्लेट, जो आगे से फैल रहा है, दिस इज कॉल्ड मोटर एंड प्लेट, जहां से ये किसके साथ, मसल फाइबर के साथ कांटेक्ट बनाएगा, ठीक है ना। और ये जो एंड प्लेट वाला एरिया, इसके अंदर मल्टीपल वेसिकल्स पाई जाती हैं, और इन वेसिकल्स के द्वारा क्या रिलीज किया जाता है, एसिटाइल कोलिन। और जहां से ये मोटर न्यूरॉन का, ये मोटर न्यूरॉन जो है इसका मोटर एंड प्लेट किसके साथ, मसल फाइबर के साथ कांटेक्ट बनाएगा, वहां पे मसल फाइबर की सार्कोलेमा डीपली फोल्डेड हो जाएगी, डीप फोल्ड्स बना रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो सिनेप्स बनेगा, ये जो रिलेशन बन रहा है, इस रिलेशन को अपन बोलते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन या मायोन्यूरल जंक्शन भी कहते हैं। यहां पे आप देखिए इन दोनों के बीच में गैप है, ठीक है ना। ये जो गैप एरिया है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, सबसे पहले ये जो वेसिकल्स हैं ये रिलीज करेंगी एसिटाइल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर है ये एसिटाइल कोलिन, ठीक है। इस और एसिटाइल कोलिन के द्वारा एक मीडियम यहां पे प्रिपेयर किया जा रहा है, जिसके थ्रू इंपल्स यानी कि आवेग या इंफॉर्मेशन वो कहां से, इस पर्टिकुलर मोटर न्यूरॉन से ट्रांसफर होगी किसको, सार्कोलेमा को। और सार्कोलेमा जो रेस्टिंग अवस्था में है अभी, ये मसल फाइबर अभी कौन सी अवस्था में, रेस्टिंग अवस्था में। तो सार्कोलेमा रेस्टिंग अवस्था का मतलब ये कैसी है, पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब क्या बेटा, इसके आउटर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इनर सरफेस के ऊपर कैसा, नेगेटिव चार्ज है, जो आगे अपन डिस्कस करेंगे। जो ही ये इंपल्स इसके अंदर ट्रांसफर होगा, ये कौन सी अवस्था में आ जाएगी, पोलराइज्ड अवस्था में, सॉरी डीपोलराइज्ड। यानी कि डीपोलराइज्ड का मतलब क्या, जब इंपल्स का ट्रांसफर यहां से सार्कोलेमा को होगा तो देयर विल बी द चेंज इन द चार्ज, आउटसाइड और इनसाइड के चार्ज में डिफरेंस आ जाएगा। इनर साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और आउटर साइड कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। उस घटना को अपन बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। पहले ये कौन सी अवस्था में थी, रेस्टिंग अवस्था में, अब ये कौन सी अवस्था में आ गई है, एक्शन पोटेंशियल। और ऐसा होने पर क्या होगा, व्हेन दिस हैज बिकम डीपोलराइज्ड देन व्हाट विल हैपन, ये जो एक्टिन फिलामेंट हैं, एक्टिन वाले फिलामेंट हैं, ये किसके ऊपर, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर जो ग्लोबुलर हेड्स हैं उनके ऊपर रोटेट होंगे। रोटेट होने का मतलब क्या है, जैसे ये हेड है ये, और ये एक्टिन फिलामेंट है, तो ये देखिए यूं ये रोटेट हो रहा है, हेड यूं रोटेट हो रहा है, तो ये एक्टिन फिलामेंट किधर जा रहा है, आगे की ओर। यानी कि कई बार आपने कई ऐसे घिरी देखी होंगी, यंत्र देखे होंगे जिसमें एक घूम रहा है तो जो साइड का वायर है वो आगे की ओर खिसकता जाता है, वो स्थिति है यहाँ पे। यानी कि मायोसिन जो फिलामेंट है उसका जो हेड है, लेटरल साइड में जो ग्लोबुलर हेड है, उसके ये कांटेक्ट में है कौन, डिपोलराइजेशन के बाद में कौन कांटेक्ट में आया, एक्टिन फिलामेंट। ये एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन और ये इसका हेड है, ठीक है। अब ये हेड रोटेट कर रहा है, तो हेड रोटेट करेगा तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये एक्टिन फिलामेंट कहां पे आ जाएगा, इसके रोटेशन के कारण इस स्थिति में आ जाएगा। तो इधर वाला आगे जा रहा है, ये एक्टिन फिलामेंट, इधर वाला आगे जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हुआ, आई बैंड जो है उसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। और ये जो जेड लाइन है, ये जेड लाइन, ये भी क्या बेटा, जेड लाइन, और दो जेड लाइन के बीच के जो एरिया को अपन ने क्या कहा था, सार्कोमियर। क्या कहा था, सार्कोमियर। ये जो हिस्सा है ये कौन सा बैंड है, ए बैंड, ठीक है। ये कौन सा जोन है, एच जोन। तो एक्टिन फिलामेंट्स सेंटर की ओर आ गए, और एक्टिन फिलामेंट के सेंटर की ओर आने से क्या हुआ, दो जेड लाइन के बीच की दूरी क्या हुई, कम हुई। इसका मतलब जेड लाइन के बीच का एरिया क्या है, सार्कोमियर। यानी कि सार्कोमियर है वो क्या कर गया, कॉन्स्ट्रिक्ट। जितने भी सार्कोमियर है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे,
तो इसका मतलब मसल फाइबर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, यानी कि उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो दिस इज हैपनिंग इन बिगिनिंग ऑफ द मसल एक्शन। मसल एक्शन के बिगिनिंग के अंदर मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच क्या बन रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसमें इंपल्स जो है वो मोटर न्यूरॉन से किसके अंदर पास हुआ है, मसल फाइबर में। और ऐसा होने से क्या हुआ है, जो मायोसिन के हेड हैं, मायोफाइब्रिल में मायोसिन के हेड हैं वो रोटेट कर रहे हैं, और वो रोटेट कर रहे हैं तो एक्टिन के फिलामेंट जो है वो आगे की ओर खिसकते जा रहे हैं, यानी कि सेंटर की ओर। दोनों ओर के किधर आ जाएंगे, ये एक्टिन फिलामेंट जो है ये किधर चला जाएगा, सेंटर की ओर। ठीक है, सेंटर की ओर चले जाएंगे तो जेड लाइन के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी, यानी कि सार्कोमियर में क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये एक बिगिनिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब इसको अपन और इलोबरेट करें तो ये जो प्रोसेस है इसको नाम दिया गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसमें फिलामेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, कभी भी आप ये नहीं समझें कि एक्टिन का फिलामेंट सिकुड़ता है या मायोसिन का फिलामेंट सिकुड़ता है, नहीं। जेड लाइंस के बीच की दूरी कम क्यों हो रही है, क्योंकि इस मायोसिन हेड के ऊपर एक्टिन के रोटेट करने के कारण क्या हो रहा है, ये एक्टिन फिलामेंट किधर सरकता जा रहा है, आगे की ओर। देखिए यूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक सार्कोमियर के अंदर ए बैंड जो है उसकी दूरी में कोई कमी नहीं आएगी, यानी कि ए बैंड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आई बैंड जो है वो क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, यानी कि उसकी दूरी कम हो रही है। इज दिस क्लियर? और एच जोन जो है वो क्या हो रहा है, नैरो। एच जोन जो है वो क्या हो रहा है, नैरो। और जेड लाइंस दो प्रोग्रेसिव, एक के बाद एक दो जेड लाइन जो हैं वो क्या आ रही हैं, क्लोज। यानी कि प्रारंभिक स्थिति ये है जेड लाइंस की, और ये कौन सा है, थिक मायोफिलामेंट, यानी कि कौन सा, जिसको आपने क्या कहा था, मायोसिन वाला प्राइमरी मायोफिलामेंट। और ये कौन से हैं, सेकेंडरी मायोफिलामेंट, यानी कि एक्टिन वाले। तो नेक्स्ट स्थिति में क्या होगा बेटा, ये यूं आ गए, और ये कौन से हैं, थिक फिलामेंट। ठीक है, अब देखिए इस प्रोसेस के अंदर हुआ क्या है, इनके हेड्स के ऊपर एक्टिन फिलामेंट्स जो थे उन्होंने रोटेट किया है, ये रोटेट किया तो एक्टिन फिलामेंट भी आगे की ओर पास्ट रोटेशन हो रहा है। तो इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहा जाता है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो दी गई थी किसके द्वारा, हग्जले, AR हग्जले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया था। उनके साथ निडरगर्क एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द थिन फिलामेंट, थिन मायोफिलामेंट दैट इज एक्टिन, ठीक है ना, जो है वो क्या कर रहा है, इज स्लाइडिंग ऑन थिक मायोफिलामेंट, यानी कि मायोसिन, रादर देन श्रिंकिंग। ठीक है, ऑफ मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स जो है वो क्या नहीं कर रहे हैं, श्रिंक नहीं कर रहे हैं, बजाय जो थिक फिलामेंट है उसके ऊपर क्या हो रहा है, थिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड कर रहा है। इज दिस क्लियर? और वो किस कारण से, जो थिक फिलामेंट है उसके हेड के रोटेशन के कारण, वो हेड रोटेट होता है, इसके कारण ये जो फिलामेंट है वो आगे की ओर खिसक जाएगा, ये जो फिलामेंट है वो आगे की ओर खिसक जाएगा। इज दिस क्लियर? थ्योरी गिवन बाय
AF हग्सले एंड नीडरगर्क। फिर इंडिपेंडेंटली AF हग्सले के साथ जीन मैनसोन ने भी काम किया इसके ऊपर। तो ये जो दोनों ग्रुप हैं, इनको ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मसल एक्शन को समझाने के लिए जो दो इन्होंने दी थी उसका श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो एक आउटर प्रोसेस थी, ठीक है ना, जो सरफेशियली अपनी इस एक्शन को समझा रहे हैं। लेकिन मसल एक्शन की जो मैकेनिज्म है वो फिजिकल है, जो अभी अपन ने देखा फिजिकल पोजीशन में चेंज आ रहा है किसके, जेड लाइन के। लेकिन इसके पीछे इलेक्ट्रिकल और बायोकेमिकल एविडेंस हैं, प्रोसेसेस हैं, इवेंट्स हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं वो क्या है, देखिए। इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स किसके लिए, टू अंडरस्टैंड द मसल एक्शन मैकेनिज्म डीपली, जिसके लिए। और ये जो बायोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हैं उनको देने का जो श्रेय जाता है वो है अल्बर्ट सेंट। अल्बर्ट सेंट जोग्री जो थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है ना। अल्बर्ट सेंट जियोर्गी, इन्होंने ये प्रोसेस बताया था। तो उन्होंने जो इलेक्ट्रिकल इवेंट बताया मसल एक्शन का वो क्या है, देखिए। प्रारंभ के अंदर मसल जो है, मसल फाइबर वो कौन सी अवस्था में है, रेस्टिंग अवस्था में। तो उस अवस्था में मसल फाइबर के जो मेम्ब्रेन के ऊपर पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, सिंपली समझिए कि रेस्टिंग मसल फाइबर जो होता है उसके ऊपर जो उसकी जो सार्कोलेमा है, उस सार्कोलेमा के अक्रॉस अगर अपन चार्ज को चेक करें तो सार्कोलेमा के बाहर की ओर ये जैसे मसल फाइबर है, तो मसल फाइबर की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाएगी, सार्कोलेमा। तो इसके आउटसाइड मोर पॉजिटिव चार्ज देन द इनर साइड। और ये जो अवस्था होती है रेस्टिंग अवस्था में, ये सार्कोलेमा की कौन सी अवस्था कहलाती है, पोलराइज्ड। यानी सार्कोलेमा इस कौन सी अवस्था में, पोलराइज्ड अवस्था में। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी डीपोलराइज कब होगी, जब मोटर न्यूरॉन से इंपल्स इसके पास पहुंचेगा। तो ये पोलराइज्ड अवस्था के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो क्या कहलाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक यंत्र आता है ऑपरेटस। इस ऑसिलोस्कोप की सहायता से इस अवस्था में जब आप पोटेंशियल चेक करोगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो दैट विल बी -60 मिलीवोल्ट। कितना होता है वो, -60 मिलीवोल्ट। और क्या है ये सार्कोलेमा जो है, ये सार्कोलेमा मेम्ब्रेन यानी कि मसल फाइबर है, पूरा यूं समझिए एक मसल फाइबर या मसल सेल है जिसकी आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन क्या होती है, सार्कोलेमा। ये जो सार्कोलेमा है इसके बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और अंदर की ओर क्या है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, -60 मिलीवोल्ट। और -60 मिलीवोल्ट का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कौन सा पोटेंशियल कहलाएगा इस सेल का, रेस्टिंग पोटेंशियल। यानी कि इस अवस्था में मसल रेस्टिंग अवस्था के अंदर है। ठीक है। और ऐसी अवस्था में सार्कोलेमा क्या कहलाएगी, पोलराइज्ड। व्हाट वी कॉल दैट, पोलराइज्ड। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर डिफरेंस है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है बेटा, बाहर की ओर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। मसल फाइबर सेल जो है उसके बाहर की ओर जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर सोडियम प्रीडोमिनेंट है बहुत ज्यादा मात्रा में, अंदर की ओर पोटेशियम प्रीडोमिनेंट है। यानी कि बाहर की ओर सोडियम आयन और अंदर की ओर पोटेशियम, लेकिन सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है। दूसरी जो चीज है वो क्या, देखिए
कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी कि सार्कोलेमा है, वो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंस किसके अंदर? पोटेशियम आयन और सोडियम आयन की परमिएबिलिटी में, ठीक है ना। पोटेशियम आयन और सोडियम आयन की जो परमिएबिलिटी है मेम्ब्रेन, इन दोनों में से ज्यादा परमिएबल किसके लिए है? देयर इज सार्कोलेमा इज मोर परमिएबल फॉर द पोटेशियम आयन देन द सोडियम आयंस, यानी कि पोटेशियम आयंस के लिए ज्यादा परमिएबल है तुलना में किसके? सोडियम आयन के। तो इसका मतलब अंदर से कौन बाहर ज्यादा जा रहा है? पोटेशियम आयन। तो बाहर कैसा चार्ज जाता जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो अंदर क्या होगा? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की तुलना अगर अपन करें तो दिस इज मोर permeable, this membrane is more permeable for potassium than the sodium. Then what will happen? Less sodium ion will enter and more potassium ions will move in outside. आउटसाइड में पोटेशियम आयन ज्यादा जाएंगे और सोडियम आयन क्या आएंगे? कम आएंगे अंदर की ओर। तो इसका मतलब डिफरेंस आता जाएगा किसके अंदर? मान लो कोई चीज ऐसी है जो 5 चीजें बाहर जा रही हैं और उसी के समान चार्ज वाली 3 चीजें अंदर आ रही हैं, तो हर बार 2 पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, तो धीरे धीरे बाहर तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, और अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है दैट इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, पहली बात। दूसरी बात, परमेबिलिटी ऑफ द सार्कोलेमा, ठीक है ना। एंड द थर्ड, प्रीडोमिनेंसी, पहले से डोमिनेंट अवस्था में सोडियम कहां पे है? बाहर, और पोटेशियम कहां पे है? अंदर की ओर। ये जो एक्सचेंज होता है सोडियम और पोटेशियम का, दैट इज हैपनिंग थ्रू ए पंप। इस मेम्ब्रेन के अंदर पंप पाए जाते हैं, दैट पंप इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। तो रेस्टिंग अवस्था में रेस्टिंग पोटेंशियल -60 वोल्ट होने के पीछे रीजन क्या? पहला, सोडियम आयन प्रीडोमिनेंट है आउटसाइड, पोटेशियम आयन इनसाइड। दूसरा, सोडियम आयन जो है उनके एंट्री अंदर की ओर कम है, जबकि पोटेशियम आयन की बाहर ज्यादा है। रीजन इसका, सोडियम आयंस के लिए कम परमिएबल है, पोटेशियम आयंस के लिए ज्यादा परमिएबल है। इससे होगा क्या? कम सोडियम आयन अंदर इंटर करेंगे, जबकि ज्यादा पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो कंपेंसेशन है, क्षतिपूर्ति है, वो नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव बाहर जा रहा है और कम नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ रहे हैं? संख्या में कम अंदर आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा। दूसरा जो इसका फेज आएगा इलेक्ट्रिक, वो आएगा एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है बेटा? देखिए, एक्शन पोटेंशियल से तात्पर्य अपना यह है कि जब मोटर न्यूरॉन अपना इंपल्स सार्कोलेमा को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। इज दिस क्लियर? तो सार्कोलेमा को ट्रांसफर होने पर उस इंपल्स के सार्कोलेमा कौन सी अवस्था में आ जाएगी? डीपोलराइज अवस्था में। डीपोलराइज अवस्था का मतलब क्या है? ये देखिए, अक्रॉस द मेम्ब्रेन चार्ज या पोटेंशियल में चेंज आएगा। दिस कंडीशन ऑफ द सार्कोलेमा इज कॉल्ड डीपोलराइज्ड। ये कौन सी अवस्था कहलाएगी? डीपोलराइज्ड, ठीक है ना। और इस डीपोलराइज्ड अवस्था में क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? अंदर की ओर कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव। बाहर की ओर कैसा? पॉजिटिव। तो अब अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो +30 मिली वोल्ट होगा। यानी कि आपसे पूछा जाए एक्शन पोटेंशियल के समय जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? +30 मिली वोल्ट। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन क्या है? अब ध्यान से देखिए। डीपोलराइज्ड अवस्था में इस सार्कोलेमा की परमिएबिलिटी नेचर यानी कि पारगम्यता प्रकृति में बदलाव आ गया है। पोलराइज्ड अवस्था में ये पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल थी और सोडियम के लिए कम, लेकिन अब ये सोडियम के लिए ज्यादा परमिएबल हो गई है तुलना में किसके? पोटेशियम के। तो व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस? इसके कारण क्या होगा? इन दिस डीपोलराइज्ड कंडीशन अंदर की ओर मोर सोडियम आयंस विल बी पंप्ड।
ज्यादा सोडियम आयन जो है वो अंदर की ओर क्या होंगे, पंप होंगे, यानी कि 3 सोडियम आयंस विल इंटर, 2 पोटेशियम आयंस विल गो आउटसाइड, यानी कि अंदर कितने आ रहे हैं 3 प्लस और बाहर जा कितने रहे हैं 2 प्लस। तो धीरे धीरे अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो चार्ज डिफरेंस आ जाएगा। तो जो पोटेंशियल है इस अवस्था में वो कितना, +30 मिलीवोल्ट, एंड दैट पोटेंशियल विल बी कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। व्हाट वी कॉल दैट, एक्शन पोटेंशियल। एंड व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस, ये जो सार्कोलेमा है जो डिपोलराइज हो चुकी है, इससे इंपल्स इंटरनल इन्वायरमेंट में, अंदर के इन्वायरमेंट में, ये जो मसल सेल है इसके इंटरनल इन्वायरमेंट में पास होगा। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट में किसके थ्रू पास होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस होते हैं जिनको अपन बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स, उन टी ट्यूब्यूल्स की सहायता से। ठीक है, प्लस जो आपका सार्कोमियर है उसमें किसके थ्रू पास हो रहे हैं, वो जेड लाइंस के थ्रू। तो इन डिपोलराइज्ड कंडीशन द इंपल्स विल मूव इनसाइड द साइटोप्लाज्म और द प्रोटोप्लाज्म के अंदर विद द हेल्प ऑफ टी ट्यूब्यूल्स एंड जेड लाइन। और टी ट्यूब्यूल्स और जेड लाइन की सहायता से अब ये इंपल्स कहां पहुंच चुका है, दैट हैज रीच्ड टू द मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल में पहुंच चुका है। और मायोफाइब्रिल में ये इंपल्स पहुंच चुका है तो वो क्या करेगा बेटा, वही चीज मायोसिन के हेड के ऊपर एक्टिन का रोटेशन करवाएगा। लेकिन वो कैसे होगा वो अभी अपन देखते हैं। जब ये इंपल्स अंदर साइटोप्लाज्म में पहुंचेंगे तो देयर विल बी द पर्टिकुलर चेंज विल हैपन इन द परमिएबिलिटी नेचर ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी रेटिकुलम थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर। ठीक है ना, जिसका काम मैंने बताया था क्या स्टोरेज करती है, कैल्शियम स्टोरेज करती है। अब उसकी कैल्शियम के प्रति परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल फाइबर का क्या रिलीज करेगा, कैल्शियम। तो मसल फाइबर के अंदर इंपल्स के क्या होने से, पास होने से, किसके थ्रू पास हो रहा है, पासिंग बाय द या थ्रू द टी ट्यूब्यूल्स एंड जेड लाइंस। व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द चेंज इन द परमेबिलिटी ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द कैल्शियम आयन। ठीक है, अब वो कैल्शियम आयन में जो पर्टिकुलर चेंज आएगा परमेबिलिटी में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की परमेबिलिटी यानी कि पारगम्यता कैल्शियम आयन के लिए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वो जो बढ़ी हुई परमेबिलिटी है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसको, कैल्शियम आयन को क्या करवाएगी, रिलीज करवाएगी। तो अब जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो डिपोलराइज्ड अवस्था में क्या हुआ, डिपोलराइज्ड हुई जब सार्कोलेमा, तो टी ट्यूब्यूल्स और जेड लाइंस की सहायता से इंपल्स जो है वो फैल गया है, स्प्रेड हो गया है किसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, इससे क्या हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ गई है किसके लिए, कैल्शियम आयंस के लिए। तो जो इवेंट होने वाला है नेक्स्ट वो क्या होगा, आफ्टर डिपोलराइजेशन रिलीज ऑफ Ca++ आयंस, कैल्शियम आयंस का रिलीज। ठीक है, कहां से, SR सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करेगी, Ca+ आयंस को रिलीज करेगी। और ये जो कैल्शियम आयन रिलीज होंगे इससे क्या होगा, जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स को कवर किए हुए बैठे हैं। याद होगा आपको कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन रेगुलेटरी प्रोटीन थे एक्टिन फिलामेंट के साथ, जो एक्टिन फिलामेंट की मायोसिन से जुड़ने वाली साइट्स को कवर करके रखते हैं, मास्क करके रखते हैं। तो वो जो कैल्शियम आयन है वो किस में मदद करेगा, एक्टिन फिलामेंट की वो साइट्स को ओपन करेगा, खोलेगा, जिससे मायोसिन का हेड क्या हो सके, जुड़ सके। इज दिस क्लियर। तो जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है वो क्या है कि जो कैल्शियम आयन रिलीज हुए हैं, कैल्शियम आयन कैसे रिलीज हुए, जो डिपोलराइज्ड अवस्था में इंपल्स था वो टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू और जेड लाइंस के थ्रू पूरे साइटोप्लाज्म में फैल चुका है, जिसके कारण सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की परमिएबिलिटी क्या हुई, बढ़ी, जिसके कारण कैल्शियम आयन को रिलीज किया है किसने, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, SR ने। ठीक है, और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज हुए हैं
इनसे क्या घटना हो रही है, देखिए एक्टिन बाइंडिंग साइट फ्री हो रही है। कैसे, देखिए ये एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, और इसको मैंने बताया था कि टोटली कवर करके रखता है कौन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और ट्रोपोमायोसिन ही वो रेगुलेटरी प्रोटीन है जो इसकी जो बाइंडिंग साइट्स उनको कवर किए हुए है। लेकिन ट्रोपोमायोसिन किसकी सहायता से कंट्रोल्ड है? ट्रोपोमायोसिन इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन जो है ना, इसने ब्लॉक्स लगा रखे हैं, जैसे अपन क्लिफ लगाते हैं ना किसी चीज को यूं, तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है उसको किसने रोका हुआ है? ट्रोपोनिन ने। ये जो है ये ट्रोपोनिन है। ये हो गया बेटा एक्टिन, दिस वन इज ट्रोपोनिन, दिस वन इज ट्रोपोमायोसिन। और ये जो सेंटर में मैं दिखा रहा हूं ट्रोपोनिन के, ये क्या है बेटा? दीज आर द कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर मायोफाइब्रिल में कौन फ्री हो चुके हैं? कैल्शियम आयन। ठीक है, अब ये जो फ्री कैल्शियम आयन हैं जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थे और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्री हो गए हैं, ये क्या करेंगे बेटा? इन बाइंडिंग साइट्स के ऊपर आकर के जुड़ेंगे। और बाइंडिंग साइट्स के ऊपर आकर के जब ये जुड़ेंगे तो आप ये मान लीजिए जैसे कोई क्लिफ के अंदर कोई चीज को यूं अटका रखा था अपन ने, अब इस क्लिफ की शेप में चेंज हो गया तो ये अटकी हुई चीज बाहर फ्री हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो कैल्शियम जब इनके ऊपर जुड़ जाएंगे तो इनकी शेप में चेंज आएगा, यानी कि व्हेन Ca+2 आयन बाइंड विथ, किसके साथ जुड़ेंगे? बाइंड विथ ट्रोपोनिन, व्हाट विल हैपन? चेंज इन शेप। ठीक है, चेंज इन शेप का मतलब कौन फ्री हो जाएगा? जिसको इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाएंगे? फ्री। और ट्रोपोमायोसिन फ्री हो जाएंगे तो इसका मतलब एक्टिन बाइंडिंग साइट्स क्या हो गई हैं? ओपन। किसके साथ जुड़ने के लिए? मायोसिन के साथ जुड़ने के लिए। देखिए एक के बाद एक घटना जुड़ी हुई है जहां से अपन शुरू से चल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या हो रहा है कि जो ये देखिए ट्रोपोनिन जो है उसने फ्री कर दिया इसकी सरफेस को, कारण एक्टिन जो है उनके ऊपर क्या जुड़ गए हैं? कैल्शियम। ठीक है, अब एक्टिन की जो साइट्स हैं वो ओपन है, तो अब दूसरा जो ट्रीटमेंट अपने को करना पड़ेगा वो किसका करना पड़ेगा? मायोसिन का। ठीक है ना, मायोसिन जो है उसकी क्या स्थिति है? देखिए मायोसिन फिलामेंट जो है उसके ऊपर, ये जैसे मायोसिन फिलामेंट है, उसकी सरफेस पे क्या है बेटा? ग्लोब्यूलर हेड जो बैंड होता है। ठीक है, अब इस इंपल्स के साइटोप्लाज्म में फैलने के बाद क्या होगा? देखिए अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने इसके ऊपर दो पर्टिकुलर एरिया बताए थे आपको। ग्लोबुलर प्रोटीन के ऊपर कहा था मैंने कि अटैचमेंट साइट्स होती हैं, एक एटीपी के लिए और दूसरी किसके लिए? एक्टिन के लिए। ठीक है, तो इंपल्स के पास होने पर क्या होगा? यहां पे पाए जाने वाला एंजाइम जिसका नाम क्या बताया था? एटीपी एज एंजाइम, वो एक्टिव होगा बेटा, और वो एक्टिव होगा तो वो एटीपी का ब्रेक डाउन करेगा और एटीपी टूटेगी यहां पे किसके अंदर? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में।
ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट यहां पे टेम्परेरी जुड़ जाएंगे, लेकिन जब ये टूटा है तब क्या रिलीज हुई है? एनर्जी। उस एनर्जी को पा करके ये जो हेड है ये स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, यानी कि इस अवस्था में आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ये इसकी कौन सी साइट है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये स्ट्रेट हो गया है, किसके कारण? जब एटीपी टूटा तो क्या रिलीज हुई? एनर्जी। ठीक है, और इसकी साइट के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? ये इधर दिखा दो इसको, एडीपी और फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट साइकिल के लिए रिवाइज हो जाएंगे ये फिर। अब देखिए दूसरी ओर क्या हुआ था, अभी जो अपन ने किया था, एक्टिन साइट जो थी या एक्टिन फिलामेंट जो था, उसकी जो साइट्स थी उनको ओपन कर दिया गया था, फ्री हो गई थी कैल्शियम वाले इवेंट के कारण। तो अब ये कौन? मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट अपनी बाइंडिंग साइट्स पे एक दूसरे से क्या हो गए हैं? अटैच हो गए हैं। अब क्या होगा? ये रोटेट करेगा ये हेड, तो एक्टिन फिलामेंट किधर खिसकता जाएगा? आगे की ओर। यहां तक अपने को आना था। तो अगर अपन पूरी की पूरी प्रोसेस को समराइज करें तो वो कैसे समराइज होगी? देखिए, मोटर न्यूरॉन से इंपल्स किसको आया? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा से कौन सी अवस्था में आए? पोलराइज से डीपोलराइज अवस्था में हुई कन्वर्ट। इससे इंपल्स टी ट्यूब्यूल्स प्लस जेड लाइन की सहायता से किसमें रिलीज हुआ? पास हुआ? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में उसके रिलीज होने से क्या हुआ? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की परमिएबिलिटी बढ़ गई, किसके लिए? Ca+ आयंस के लिए। ठीक है ना, इंक्रीज हुई किसके लिए? Ca+ आयंस के लिए। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की परमिएबिलिटी बढ़ी तो कौन रिलीज हुआ? Ca+ रिलीज। Ca+ ने किसमें चेंज लाया? ट्रोपोनिन शेप चेंज। ट्रोपोनिन किसको कंट्रोल किए हुए है? ट्रोपोमायोसिन फ्री। और ट्रोपोमायोसिन फ्री हुए तो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स क्या हुई? फ्री। एक तरफ तो ये हुआ। दूसरा जो इंपल्स है वो इंपल्स किसके अंदर पास हुआ? प्रोटोप्लाज्म में। तो दूसरा जो इवेंट यहां पे हुआ वो क्या हुआ? एटीपी एज एंजाइम एक्टिवेट हुआ। क्या ब्रेकडाउन हुई? एटीपी ब्रेकडाउन। मायोसिन हेड क्या हुआ बेटा? मायोसिन हेड स्ट्रेट हुआ, सीधा हुआ, और वो किसके साथ बाइंड हुआ? बाइंड विद एक्टिन। ठीक है, अब क्या हुआ? व्हाट हैपन हियर? रोटेशन ऑफ एक्टिन ऑन मायोसिन हेड। इज दिस क्लियर? व्हाट विल हैपन? जेड लाइन क्या आ गई? क्लोज। दैट्स मीन सार्कोमियर। सार्कोमियर में क्या हुआ? कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी कि संकुचन हुआ। सिकुड़ा। सार्कोमियर सिकुड़ा तो मसल फाइबर सिकुड़ा। दैट्स ऑल। थैंक यू।